हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हम लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी के काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी या नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है जो अलग अलग शिफ्ट 4 शिफ्टों में पेपर हुआ है, आप सभी को पता है कि 4 शिफ्ट में से 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट का पेपर सबसे ज़्यादा टफ बताया जा रहा है 24 तारीख के पेपर की बजाय। 24 तारीख को जो आपका फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था वो काफ़ी इजी बताया जा रहा है सेकंड शिफ्ट का। कंपैरिजन करें आप 23 तारीख के सेकंड शिफ्ट की, तो यहाँ पर बात होगी कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर हम क्लियर करने वाले हैं। यदि नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसके भी क्या प्रोसेस रहते हैं, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी एक अलग प्रोसेस होता है। काफ़ी लोगों को इसमें फ़ायदा भी होता है, काफ़ी लोगों को नॉर्मलाइजेशन का नुकसान भी होता है, तो इसके दोनों ही पहलू होते हैं। अब गवर्नमेंट किस प्रकार नॉर्मलाइजेशन करना चाहेगी, गवर्नमेंट नुकसान भी नहीं करना चाहेगी किसी का और सबको फ़ायदा भी देना चाहेगी, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करना एक साधारण सिंपल प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रक्रिया होती है। डिफ़िकल्ट होने के साथ साथ ही इस प्रक्रिया के कारण जो भर्ती परीक्षाएं हैं वो कोर्ट में भी चली जाती हैं। ये आपको पता है, काफ़ी सारी भर्ती परीक्षाएं काफ़ी टाइम से जिनमें नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो जो नॉर्मलाइजेशन के कारण मार्क्स कम हुए वो कुछ ना कुछ पंगा कर देते हैं, या जिनके मार्क्स कम रह गए और नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है वो कुछ ना कुछ पंगा कर देते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में कोई भी चीज़ यदि आपको समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, इसमें हम सारी चीज़ें सारे डाउट आपके क्लियर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं विज्ञप्ति की। जो आपकी विज्ञप्ति आई थी रीट 2022 की, जो विज्ञप्ति थी वो ओरिजिनल विज्ञप्ति का ही पेज है। ये जो आपने पढ़ा होगा, पेज नंबर क्या है, 7 नंबर पेज पे आप देख सकते हो। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 10 नंबर का पॉइंट है। ये देखिएगा आप, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा विभिन्न दिनांकों एवं विभिन्न पारियों में होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अथवा स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकता है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अपना सकता है, यानी कि अभी तक कंफर्म नहीं है अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। यदि पेपर का लेवल सेम आता तो कोई चांस नहीं था कि अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, फिर तो नहीं अपनाई जाती, या एक डेट को पेपर होता तो भी नहीं अपनाई जाती। जैसे कि लेवल फर्स्ट वाला हुआ है वो एग्ज़ाम आप सभी को पता है, एक डेट को हुआ है, तो उसके अंदर तो कोई चांस नहीं है नॉर्मलाइजेशन को शामिल करने की कि उनके भी कुछ नंबर बढ़ा दिए जाएं या कुछ कम कर दिए जाएं, क्योंकि सभी का क्या है, सेम पेपर हुआ है। लेकिन जो सेकंड लेवल की बात करें तो सेकंड लेवल में अलग अलग डेट के और अलग अलग पारियों में पेपर होने के कारण यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लेकर थोड़ा सा सरकार पे विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट 2022 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या हैं आपके, काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। काफ़ी लोग हमें बार बार मैसेज कर रहे हैं कि जो उत्तीर्णांक हैं वो कितने रहेंगे, जनरल के कितने हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, अदर स्टेट वालों के कितने हैं। तो ये हम एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं, फिर नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आएंगे। तो फटाफट से आप देखिए, सामान्य या आरक्षित अनारक्षित, सामान्य या अनारक्षित श्रेणी में यदि आते हो, यानी कि आप जनरल में आते हो, किसी भी श्रेणी में आप आरक्षण प्राप्त नहीं करते हो, तो आप नॉन टीएसपी क्षेत्र से हो तो आपको कितना 60% चाहिए, और टीएसपी क्षेत्र से हो तो भी आपको 60% चाहिए। अब 60% क्या मतलब होता है, यानी कि कितने मार्क्स चाहिए आपको, तो देखिए 60% में आपको मार्क्स चाहिए होंगे यहाँ पर 90 मार्क्स। 60% में यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 90 मार्क्स। ये किसको चाहिए होंगे, जनरल वालों को। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जो है, एसटी वर्ग को कितने चाहिए, एसटी को चाहिए यहाँ पर 55%। किसको, नॉन टीएसपी को, नॉन टीएसपी को 55% चाहिए, यानी कि 83 मार्क्स चाहिए। और टीएसपी को देखिए, दो कैटेगरी डिवाइड है, नॉन टीएसपी और टीएसपी। ये आपके अलग अलग एरिया आते हैं, जो आपको स्पष्ट होगा आप किस एरिया में आते हो। टीएसपी में आते हो तो आपको अलग मार्क्स चाहिए, नॉन टीएसपी में आते हो तो अलग चाहिए। इसके लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं 36%, यानी कि कितने मार्क्स, 54 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद में थर्ड नंबर पे एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को कितने चाहिए, 55% चाहिए। तो 55% होता है वो कितना होता है, 83 मार्क्स होता है। 55% ही एसटी को चाहिए और 55% ही
अन्य कैटेगरी को चाहिए, लेकिन ये किस में होना चाहिए, ये नॉन टीएसपी है। एसटी किस में है, नॉन टीएसपी है, और ये टीएसपी के लिए है। तो आपको कितना चाहिए, 55% यानी कि कितना, 83 मार्क्स। ये होता है 82.5 होता है, इसलिए इसमें पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, 83 पर ये क्लियर होता है, 83 चाहिए आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति, ऊपर एक रह गया है 4th नंबर पॉइंट, समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा भूतपूर्व सैनिक। तो समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा भूतपूर्व सैनिक को कितना चाहिए, 50% चाहिए। 50% यहाँ पर होगा 75 मार्क्स, यानी कि 75 नंबर चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट 5th नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है दिव्यांग निःशक्तजन श्रेणी के नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति। तो इनको कितना चाहिए, इनको चाहिए 40%। समस्त व्यक्तियों को 40% यानी कि 60 नंबर चाहिए आपको। 150 में से कितने नंबर प्राप्त करने होंगे, 60 नंबर प्राप्त करने होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है सहरिया जनजाति के व्यक्ति, सहरिया क्षेत्र में जो आते हैं, सहरिया जनजाति के हैं, उनको कितना चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 60 मार्क्स, 36 मार्क्स चाहिए, सॉरी, उनको चाहिए 36% मार्क्स। 36 का मतलब यहाँ पर पहले ही बात कर चुके हैं कि 54 मार्क्स होता है। तो 36 वालों को कितना चाहिए, सहरिया जनजाति, सहरिया के 36% यानी कि 54 मार्क्स चाहिए। ये आपके क्लियर हो गया है बिल्कुल डाउट। तो फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, बाहरी राज्यों की बात करें तो बाहरी राज्य हैं वो राजस्थान से बाहर से यदि आप बिलोंग करते हो, राजस्थान के निवासी नहीं हो, तो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, आपको कितने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। ये आप क्लियर कर लीजिए। सभी बाहरी राज्य से हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो या अन्य निःशक्तजन हो, विधवा हो, उन सभी को कितने चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पर 23 तारीख को जो सेकेंड शिफ्ट थी, 23 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट थी, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में तो लेवल 1 वालों का था, फर्स्ट शिफ्ट में तो लेवल 1 वालों का था, तो ये तो अब अपने अलग ही हैं, इनका तो कोई नॉर्मलाइजेशन होने के कोई चांस ही नहीं बनते। लेकिन सेकंड शिफ्ट 23 को और 24 को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट थी, इसमें 24 तारीख को सेकंड शिफ्ट का थोड़ा इजी बताया जा रहा है, फर्स्ट का सेकंड नंबर पे आएगा, और सबसे टफ बताया जा रहा है 23 तारीख को सेकंड का। तो 23 तारीख को सेकंड वाले स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि इनको नॉर्मलाइजेशन में शामिल करना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। तो सभी ये चाहते हैं कि इनको नॉर्मलाइजेशन मिले, लेकिन 24 तारीख वालों का कोई नुकसान ना हो, यानी कि जिनके 90 मार्क्स आ रहे हैं या 83 मार्क्स आ रहे हैं, उनके मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। काफ़ी बार ऐसा होता है, काफ़ी आपने नॉर्मलाइजेशन देखे होंगे जिसमें जिसको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देती है गवर्नमेंट, उसके 10 मार्क्स बढ़ा देती है और बाकियों के 10 मार्क्स माइनस कर देती है। तो इसीलिए स्टूडेंट हैं वो काफ़ी टेंशन में हैं कि यदि किसी के फिक्स 90 मार्क्स आ रहे हैं या 83 मार्क्स आ रहे हैं तो गवर्नमेंट इनको कम ना कर दे, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन में कम भी करती है और ज़्यादा भी करती है। और इस बार चांस बन रहे हैं 7 से 9 से या 10 प्रश्न, 7 से 9 10 प्रश्न आपके नॉर्मलाइजेशन के अंदर आ सकते हैं, जो काफ़ी टफ थे 23 तारीख को सेकेंड पारी, 23 तारीख को सेकंड पारी में। तो नॉर्मलाइजेशन जब होगा, इसके अंदर क्या होगा, अभी तक गवर्नमेंट का जो विचार चल रहा है उसमें किसी के मार्क्स कम नहीं करके सिर्फ 23 तारीख को सेकंड शिफ्ट का, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, अब उसमें कौन सा रूल लगता है ये किसी को क्लियरली मालूम नहीं है, क्योंकि फाइनल यदि एग्ज़ाम होता है तो उसमें सब शिफ्टों में नंबर कम होते हैं और जिसमें नॉर्मलाइजेशन टफ पेपर आया था उसमें नंबर बढ़ जाते हैं। लेकिन ये एक पात्रता परीक्षा है, इसलिए गवर्नमेंट मार्क्स कम नहीं करके सिर्फ इन्हीं को बेनिफिट दे दे, इनके मार्क्स हैं वो थोड़े इंक्रीज कर दे, जिससे कि इनके कम रह रहे हैं। जैसे किसी के 77 हैं या 78 हैं और उसको 83 चाहिए तो उसको 83 मिल जाए, किसी के 83 हैं या 84 हैं उसको 90 मार्क्स चाहिए तो फिर उसको 90 तक पहुंच जाए, तो इतना रिलीफ दे सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन की अभी तक प्रक्रिया यही सुनने में आ रही है गवर्नमेंट के द्वारा कि किसी भी छात्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, सिर्फ फ़ायदा ही मिलने वाला है। तो फ़ायदा होगा तो आपको नो टेंशन नो डाउट रहना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि आपकी जो शिफ्ट थी उसमें मार्क्स कम होंगे। 23 तारीख वालों को ज़रूर फ़ायदा मिलने की पूरी संभावना है, जहाँ तक चांस है वहाँ तक नॉर्मलाइजेशन होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर रीट, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी सारी
नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।